गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज से हम लोग मंथली प्रतियोगिता दर्पण का सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। वो चाहे स्टेट पीसीएस हो या कोई भी वनडे एग्जाम, यहाँ से एकदम 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही है। तो साथ ही में जहाँ तक पॉसिबल होगा स्टैटिक जीके भी बताने की कोशिश करूँगा ताकि ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल हो। इस वीडियो में हम लोग सितंबर 2025 का प्रतियोगिता दर्पण देखेंगे जो अगस्त 2025 में पब्लिश हुआ है और इसमें जुलाई 2025 का करंट अफेयर होगा। हमेशा याद रखिएगा कि जो भी प्रतियोगिता दर्पण जिस मंथ का आता है उसमें 2 मंथ बैक का न्यूज होता है, यानी सितंबर का है तो इसमें जुलाई का न्यूज होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय परिदृश्य। 21 जुलाई 2025 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दिया। हम लोग को पता है कि ममता बनर्जी से इनका बहुत टशन होते रहता था जब ये पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे और इन्हीं के रिवार्ड स्वरूप इनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था। तो उनका कार्यकाल एक्चुअली में 2022 से अगस्त 2027 तक था, लेकिन इंटरनल कुछ रीजन से 21 जुलाई 2025 को उन्होंने इस्तीफा दे दिया और रीजन उन्होंने बताया था स्वास्थ्य कारण, लेकिन कुछ और ही रीजन न्यूज में कुछ आ रहा था। तो खैर छोड़िए वो। अगस्त 2022 से अगस्त 2027 तक उनका टेन्यूर था, यानी 2 साल अभी उनका बचा हुआ था। लेकिन जो नए राष्ट्रपति का इलेक्शन होगा वो केवल 2 इयर्स के लिए ना होकर के पूरे 5 इयर्स के लिए होगा। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 68(2) के तहत। ये याद रखना है और ये भी याद रखना है हम लोग को कि ये उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो थे वो त्याग पत्र देने वाले, अपने पद से त्याग पत्र देने वाले, उपराष्ट्रपति के पद से त्याग पत्र देने वाले तीसरे उपराष्ट्रपति बने हैं। इनसे पहले वीवी गिरी वो त्याग पत्र दिए थे और आर वेंकटरमन 1987 में वो त्याग पत्र दिए थे, बट ये दोनों जो त्याग पत्र दिए थे वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए दिए थे, लेकिन इन्होंने साफ ऐसा ही इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा ये भी याद रखना कि एक और उपराष्ट्रपति थे कृष्णकांत, इनका कार्यकाल के दौरान ही निधन हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र देने वाले ये कितनवें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, तो तीसरे, ये याद रखना है। दूसरा है नई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 की घोषणा है जो केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2025 को कर दी है। इसमें 5 प्रमुख स्तंभ है, वो याद रख लेना है। वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता, आर्थिक विकास के लिए खेल, सामाजिक विकास के लिए खेल, जन आंदोलन के रूप में खेल, शिक्षा के साथ एकीकरण। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो हम बताते जाएंगे। पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तीसरा है तुसील श्रेणी का रूस निर्मित बहुउद्देशीय मल्टीपर्पज स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस तमाल भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। तुसील सीरीज का आईएनएस तमाल, आईएनएस का मतलब होता है इंडियन नेवी शिप और स्टील्थ फ्रिगेट का मतलब होता है जो जनरली सोनार, रडार ये सब के पकड़ में नहीं आता हो। तो रूस के द्वारा बना गया है। इसमें सबसे पहली बात याद रखना है कि भारत को ये जो सौंपा गया है, रूस के पास जो शहर है, रूस का एक तटीय शहर है कैलिनिनग्राद, ये याद रखना है आपको। वहीं भारतीय सेना को इंडियन नेवी को सौंप दिया गया है। 200 से ज्यादा इंडियन नेवी को ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है इस फ्रिगेट के लिए रूस में ही। इसका मैक्सिमम स्पीड है 30 नॉट और इसको याद रखना है कि इसका शुभंकर जो है वो द ग्रेट बियर्स है, जो अमर भालू राजा जामवंत और रूसी राष्ट्रीय पशु यूरेशियन भूरे भालू से प्रेरित है। ठीक है, और नाम जो तमाल रखा गया है वो इंद्र द्वारा युद्ध के लिए प्रयोग की गई एक दिव्य तलवार का नाम था उनका तमाल, उसी के नाम पर ये रखा गया है। इसका आदर्श वाक्य है सर्वदा सर्वत्र विजया। अगर फ्रिगेट नहीं जानते हो तो ये देख लो भाई, ये फ्रिगेट है। नेक्स्ट है नौसेना को पहला ड्राइविंग सपोर्ट वेसल यानी पहला स्वदेशी यानी अपने ही देश में बना हुआ गोताखोरी सहायता पोत आईएनएस निस्तार मिला है। ये याद रखना कि पहला गोताखोरी सहायता पोत कौन है? आईएनएस निस्तार। इसको बनाया कौन है? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड इसको बनाया है। ठीक है, बस इतना ही कि पहला भारत में निर्मित पनडुब्बी कौन है? भारत में है जो निर्मित स्वदेशी गोताखोरी सहायता पोत कौन है? तो निस्तार। और निस्तार का मतलब क्या होता है अगर पूछे आपसे? तो मुक्ति या फिर मुक्ति, बचाओ या फिर मोक्ष, ये निस्तार का मतलब होता है। नेक्स्ट है मझगांव डाक शिप बिल्डर्स ने स्टील्थ फ्रिगेट उदयगिरी नौसेना को सौंपा। याद रखिएगा अगस्त 2025 में इसका कमीशन होने का संभावना है, अभी हुआ नहीं है लेकिन अभी शायद इसी मंथ में होने वाला है।
1 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना में जहां रूस निर्मित बहुउद्देशीय विध्वंसक युद्धपोत आईएनएस तमाल, जो भी हम लोग देखे रूस के द्वारा है जो मिला है हम लोग को, वो भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। वैसे ही 17th ए प्रोजेक्ट का दूसरा स्टील्थ फ्रिगेट उदयगिरी भी उसी दिन नौसेना को सौंपा गया। ये याद रखना है हम लोग को। इसके पहले जो पहला फ्रिगेट था वो था आईएनएस नीलगिरी, ठीक है, ये याद रखना है। और ये दोनों दोनों आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस उदयगिरी, ये दोनों पहले से जो रिटायर्ड युद्धपोत हैं उन्हीं के नाम पर जो रखा गया है, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है आपको। प्रोजेक्ट 17A श्रेणी के 5 अन्य युद्धपोतों का निर्माण मझगांव डाक शिप बिल्डर्स मुंबई तथा गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा किया जा रहा है। इनमें हिमगिरी, तारागिरी, जूनागिरी, विद्यगिरी और महेंद्रगिरी गिरी ये शामिल है। तो आपको याद रखना है कि 2 गो फ्रिगेट मिला है भारत को अभी। एक रूस से मिला है जिसका नाम है तमाल, और दूसरा उदयगिरी उदयगिरी, ये है जो मझगांव डाक शिप बिल्डर्स के द्वारा भारत में ही बनाया गया है। ये दोनों याद रखना है। दोनों है जो सेम डेट में मिला है। कब मिला है? तो 1 जुलाई 2025 को, 1 जुलाई 2025 को याद रखिएगा। मराठा साम्राज्य की किलेबंदी को दर्शाने वाला 12 किलो का मराठा सैन्य परिदृश्य यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हो गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई है, याद रखिएगा किसी भी एग्जाम के लिए। मराठा शासकों की किलेबंदी प्रणाली को दर्शाने वाला मराठा सैन्य परिदृश्य, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप भी इसको कहा जाता है, उसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जुलाई 2025 में शामिल किया गया। इस मराठा सैन्य परिदृश्य में मराठा शासकों द्वारा 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच निर्मित महाराष्ट्र का सालेर किला, शिवनेरी, लोहगढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग, तमिलनाडु का जिंजी किला, ये सब शामिल है। लेकिन इसको एक ही में शामिल किया गया है, सिर्फ एक नाम से, वो है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप या मराठा सैन्य परिदृश्य। ये नहीं सोचिएगा कि इसमें बहुत सारा है, 12 है तो 12 के नाम से, ठीक है, 12 किला है इसमें, लेकिन शामिल हुआ है एक ही के नाम से। विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का निर्णय यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की पेरिस में 6 से 16 जुलाई 2025 को 47वें सत्र की बैठक में लिया गया। अब देखिए, भारत की तरफ से जो कुल है जो विश्व धरोहर सूची में भारतीय जो धरोहर हो गए हैं वो 44 हो गए हैं। ये जो है 12 किला है, इसको एक ही स्थल के रूप में है जो शामिल किया गया है। अभी 44 जो है उसमें 36 जो है वो सांस्कृतिक स्थल है, 7 जो है वो प्राकृतिक स्थल है और एक मिश्रित स्थल है। कुल स्थल टोटल हो गए हैं, अगर पूरा देखा जाए पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो पूरा 1248 धरोहर अभी है यूनेस्को के लिस्ट में है। 1248 इसमें सबसे ज्यादा इटली के हैं 61, चीन के हैं 60 और तीसरे नंबर पे आता है जर्मनी 55, ठीक है, याद रखिएगा। और टोटल 170 देशों का धरोहर इसमें शामिल किया गया है। तो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट कि 47वां जो सम्मेलन हुआ था यूनेस्को का, उसमें भारत के मराठा साम्राज्य का मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ये याद रखिएगा। सबसे ज्यादा इटली में है, भारत के कितने हो गए हैं? 44 हो गए हैं, ये याद रखिएगा आप। नेक्स्ट है, नमस्ते योजना के तहत लखनऊ में विशेष कार्यक्रम नमस्ते दिवस मनाया गया। नमस्ते 2023-24 में केंद्र सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया था। केंद्र सरकार के आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय दोनों के द्वारा। नमस्ते का फुल फॉर्म याद रखना है हम लोग को, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, राष्ट्रीय यंत्रीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र योजना, राष्ट्रीय यंत्रीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र योजना। सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए ये योजना चलाई गई थी। देश भर में सीवर व सेप्टिक टैंकों की खतरनाक सफाई में कार्यरत श्रमिकों के हितार्थ शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य इस स्वच्छता कार्य में शून्य मृत्यु दर प्राप्त करना तथा मानव मल के साथ सफाई कर्मचारियों के सीधे संपर्क को समाप्त कर सभी सफाई कार्यों को सुरक्षा उपकरणों के माध्यम से कराना है। यानी अब है जो हम लोग मनुष्य सीधे हाथ से जो सफाई करते थे, अब उसको मशीन के थ्रू है जो लक्ष्य रखा गया कि अब कोई भी मैला ढोने की प्रथा हो या फिर सीवर
या फिर सेप्टिक टैंक साफ करने का, वो है जो डायरेक्ट ह्यूमन ना करके वो मशीन के थ्रू है। तो यही है नमस्ते योजना, ये याद रखिएगा। तो इसके तहत नमस्ते दिवस कार्यक्रम है जो चलाया गया, कहाँ? लखनऊ में 16 जुलाई को, ये याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो आज हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रहा है कैप्टन शुभांशु शुक्ला से, इसलिए इसको थोड़ा ज्यादा भी ले लिए हैं। 18 दिनों तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर प्रवास करने के पश्चात ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की सुरक्षित वापसी, ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर प्रवास करने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। आपको याद होगा कि राकेश शर्मा वो पहले अंतरिक्ष यात्री थे भारत की तरफ से, वो गए थे लेकिन वहां पे प्रवास नहीं किए थे, वहां रहे नहीं थे। तो चलिए आगे देखते हैं। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 3 अन्य विदेशी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ 18 दिनों तक ISS पर प्रवास करने के पश्चात 15 जुलाई को सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आए। कौन भेजा था इनको? तो याद रखिएगा कि अमेरिकी स्पेस कंपनी एक्सियोम स्पेस के स्पेस एक्स और नासा के सहयोग से, स्पेस एक्स और नासा के सहयोग से किस मिशन के थ्रू? तो एक्सियोम 4 मिशन के तहत भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ISS पर प्रवास करने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। याद रखिएगा, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन बन गए हैं? जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर प्रवास किए हैं, शुभांशु शुक्ला। इसमें बहुत सारी चीजें जो जानने लायक है। शुभांशु शुक्ला से पूर्व भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर राकेश शर्मा ने 1984 में तत्कालीन सोवियत संघ के सोवियत इंटर कॉस्मोस कार्यक्रम के तहत सोयूज T2 के जरिए अंतरिक्ष की यात्रा की थी। राकेश शर्मा ने अन्य दल साथियों के साथ सैल्यूट 7 ऑर्बिटल स्टेशन पर लगभग 8 दिन है जो बिताए थे, लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे नहीं गए। चलो आगे, आपको याद रखना है कि भारत की तरफ से पहले व्यक्ति जो अंतरिक्ष में गए थे वो थे राकेश शर्मा। वर्ल्ड की तरफ से अगर विश्व में सबसे पहले है जो अंतरिक्ष में जाने वाले तो यूरी गागरिन, ये याद रखना है। चंद्रमा पर पहले जाने वाले तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये याद रखना है। भारत की तरफ से पहली महिला यानी पहली भारतीय महिला जो अंतरिक्ष में गई, याद रखना है कौन? सुनीता विलियम्स या कल्पना चावला? कल्पना चावला, ठीक है। दूसरी बार वो गई थी तो वापस लौट रही थी तो वो डेथ कर गई थी, उनका क्रैश हो गया था। अभी सुनीता विलियम्स भी है दूसरी महिला के रूप में। अमेरिका में रह रहे एक भारतीय पायलट और उद्यमी गोपी थोटाकुरा, ये पिछले साल जो न्यूज में भी थे, गोपी थोटाकुरा ने एक पर्यटक के रूप में ब्लू ओरिजिन कंपनी के NS-25 निजी मिशन के तहत अंतरिक्ष उड़ान 19 मई 2024 को की थी, किंतु इनकी यह उड़ान 100 किलोमीटर ऊंची कार्मन लाइन तक ही थी, जहां वह केवल 11 मिनट रहे थे। अब देखिए, ये याद रखिएगा कि भारत की तरफ से एक है गोपी थोटाकुरा साउथ के, वो भी है जो गए थे, लेकिन वो कार्मन लाइन तक ही रहे थे। कार्मन लाइन क्या होता है? तो समुद्र तट से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल की बहुत पतली परत पाई जाती है, जिसको हम लोग कार्मन लाइन कहते हैं। ये कार्मन लाइन जो है एक हंगरी अमेरिकन इंजीनियर थे, थियोडोर वान कार्मन, थियोडोर वान कार्मन, ठीक है, उन्हीं के नाम पर ये कार्मन लाइन पड़ा है। यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर का जो लेयर होता है वो बहुत पतला होता है, इतना होता है कि ट्रेडिशनल फ्लाइट यहाँ पे उड़ नहीं सकता है, यानी पारंपरिक जो वायुयान होते हैं वो यहाँ पे नहीं जुड़ सकते हैं, और अंतरिक्ष उड़ान के भौतिकी नियम का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। तो कार्बन लाइन तक ही वो रहे थे, वो याद रखना है। कार्बन लाइन याद रखिएगा कि समुद्र तल से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक, यानी अगर देखिएगा तो लगभग 62 मील की ऊंचाई तक होता है, पृथ्वी से 62 मील की ऊंचाई पर कार्बन लाइन होता है, और कार्बन लाइन तक ही रहे थे गोपी थोटाकुरा। शुभांशु शुक्ला के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए कि शुभांशु शुक्ला 40 वर्षीय हैं, भारतीय वायुसेना में कार्यरत थे, ठीक है। इनको इसरो के गगनयान मिशन के लिए भी चुना गया है। गगनयान मिशन के लिए 4 उड़ाकों को चुना गया है, जिसमें से 3 को भेजा जाएगा। गगनयान मिशन क्या है? तो गगनयान मिशन भारत का अंतरिक्ष मिशन है, जिसके तहत पहली बार भारत किसी भी है जो व्यक्ति को अंतरिक्ष में भेजेगा। अब थोड़ा सा 2-4 लाइन और याद रख लीजिए इसके बारे में कि एक्सियोम स्पेस के इस मिशन के लिए लंबे प्रशिक्षण के पश्चात शुभांशु शुक्ला ने एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स हमको पता है कि एलन मस्क की कंपनी है,
उसके फाल्कन 9 रॉकेट के ड्रैगन कैप्सूल के जरिए आईएसएस के लिए उड़ान 25 जून 2025 को भरी थी। सो देख लीजिए 25 जून 2025 को भरी थी, ठीक है। इस मिशन के तहत 4 यात्रियों को आईएसएस पर भेजा गया था। चारों का नाम भी है जो कभी हो सकता है कि पूछ दिया जाए, खास करके स्टेट पीसीएस वगैरह में, और ये किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, तो वो चारों नाम भी आगे हम बताए हैं, देखेंगे। इस मिशन के तहत 4 यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा गया, जो 28 घंटे की उड़ान कर 26 जून को शाम 4 बजे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जा जुड़े। अभी हमको ये भी याद रखना है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से कि चीन एकमात्र है जो चीन एक ऐसा है जो राष्ट्र बन गया जो अपना स्पेस स्टेशन बना लिया है, जिसका नाम है तियोंग योंग। पूछेगा कि तियोंग क्या है, तो एक अंतरिक्ष स्टेशन है, किसका है, तो चाइना का है। नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री पैगी विस्टन, जो 5 बार अंतरिक्ष यात्रा करके 675 दिन अंतरिक्ष में बिता चुकी थी, लीडर वही थी। उन्हीं की लीडरशिप में पोलैंड के स्लावोज उजनानस्की विस्निएवस्की और हंगरी के टिबोर कापू 1, 2, 3 और शुभांशु शुक्ला 4, इन लोगों को भेजा गया था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। भारत के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला तथा हंगरी व पोलैंड के यह दोनों यात्री पहली बार ही अंतरिक्ष यात्रा पर गए थे। इन अंतरिक्ष यात्रियों को 14 दिन तक आईएसएस पर प्रवास का मूल कार्यक्रम था, जो तकनीकी कारणों से कुछ लेट हुआ। 14 दिन तक रहना था, लेकिन वो 18 दिन तक रहे थे। 14 जुलाई को आईएसएस से अनडॉकिंग हुई, जिसके पश्चात 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की गति से 22.5 घंटे की यात्रा के बाद 15 जुलाई को शाम 3 बजे इंडियन टाइम के अनुसार जिस ड्रैगन से आए थे वो ड्रैगन प्रशांत महासागर में कैलिफोर्निया के सैन डियागो तट पर उतरा। ये याद रखना है। फिर से याद रखिए कि हंगरी और पोलैंड के जो दोनों यात्री थे वो और शुभांशु शुक्ला, ये तीनों का पहला ही ट्रिप था, जबकि पैगी विल्सन 5 बार अंतरिक्ष में जा चुकी थी। याद रखिएगा। कब लौटे, तो 15 जुलाई को है जो लौटे। कहाँ लौटे, तो प्रशांत महासागर में कैलिफोर्निया के सैन डियागो तट पर है जो ये उतरा। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 18 दिन के प्रवास के दौरान शुभांशु शुक्ला 60 विभिन्न प्रयोग का हिस्सा बने और इसरो के साथ प्रयोग भी उन्होंने किए। इसरो का भी ये एक्सपेरिमेंट किए थे, गए थे वो नासा की तरफ से और स्पेसएक्स की तरफ से, लेकिन वो इसरो का भी प्रयोग किए थे। इसीलिए इसरो इस मिशन पर 550 करोड़ रुपया है जो खर्चा किया था। याद रखिएगा 550 करोड़ रुपया कौन खर्च किया था, इसरो, क्योंकि उसका भी एक्सपेरिमेंट हो रहा था। और शुभांशु शुक्ला गगनयान के थ्रू भी जाएंगे, गगनयान में जाएंगे, तो है जो एक्सपीरियंस भी मिल रहा था। ठीक है, चलिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है कहाँ, तो 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। राज्यसभा के लिए 4 नए सदस्यों का मनोनयन अब राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है आर्टिकल 81 के तहत। कौन कौन का, तो पूर्व विदेश सचिव थे हर्षवर्धन श्रृंगला, इतिहासकार हिस्टोरियन है मीनाक्षी जैन, पद्मश्री पद्म भूषण भी मिला हुआ है इनको, बहुत सीनियर एडवोकेट है उज्जवल निकम, और केरल के बीजेपी के नेता है सदानंद मास्टर। ठीक है, इनका दोनों पैर नहीं है, याद रखिएगा, विकलांग है, लेकिन वो कृत्रिम पैर के थ्रू चलते हैं। तो इन चारों को राज्यसभा के लिए सदस्य है जो मनोनीत किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, ये हमारा राष्ट्रीय न्यूज था। तो बस चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग राज्य समाचार। राज्य समाचार ये स्टेट पीसीएस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पहला जो है यूपी पीसीएस के लिए कि उत्तर प्रदेश ने 5 राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम परिवर्तित कर दिया है। ठीक है, यूपी वाले खास करके इसको देख लेंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज प्रतापगढ़ का नाम भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर इंजीनियरिंग कॉलेज कर दिया गया है। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मिर्जापुर का नाम सम्राट अशोक राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कर दिया गया है। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बस्ती का नाम भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कर दिया गया है। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज गोंडा का नाम पातेश्वरी देवी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कर दिया गया है। और राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कर दिया गया है। ये यूपी पीसीएस वाले और आरओ वाले देख लेंगे। उत्तराखंड, हाँ उत्तराखंड में निवेश उत्सव मनाया गया है। आज से करीब है जो 2-3 साल पहले उत्तराखंड में एक बिजनेस समिट हुआ था, जिसमें 1 लाख करोड़ का निवेश का है जो ये बहुत सारे बिजनेसमैन के साथ है जो ये बात चला था। तो 1 लाख करोड़ का है जो निवेश का ग्राउंडिंग उत्तराखंड में हो चुका है। ठीक है, इसी के उपलक्ष्य में वहां के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उधम सिंह नगर जिले में रुद्रपुर में उत्तराखंड निवेश उत्सव है जो मनाया गया। ये यूके पीसीएस वाले देख लेंगे। ठीक है, बिहार के लिए या खास करके 71 बीपीएससी के लिए
बहुत इंपॉर्टेंट है ये न्यूज कि अभी 125 यूनिट है जो बिहार गवर्नमेंट नीतीश कुमार है जो ये कर दिए हैं, ठीक है। तो अब पूछ सकता है कि कितने परिवार लाभान्वित होंगे, तो 1.67 करोड़। अभी जुलाई 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने विद्युत के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट विद्युत मुफ्त देने की घोषणा की है, ठीक है। दिल्ली में शायद 200 यूनिट है, यहाँ बिहार में भी 125 यूनिट दे दिया, बहुत दे दिया यार। यह योजना जुलाई 2025 से ही लागू की गई है, जिससे राज्य के 1.67 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे, ठीक है। दूसरा, सीएम प्रतिज्ञा योजना भी आया है। बिहार के युवाओं को उन्नत कौशल, बेहतर रोजगार क्षमता और कैरियर संवर्धन के लिए नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए 7 निश्चय योजना 2 के तहत सीएम प्रतिज्ञा, चीफ मिनिस्टर प्रमोशन ऑफ रेडीनेस, अवेयरनेस एंड टेक्निकल इंसाइट फॉर गाइडिंग यूथ एडवांसमेंट योजना को मंजूरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 1 जुलाई 2025 को प्रदान की गई है। तो सीएम प्रतिज्ञा याद रखना है किसके लिए, तो यहाँ के युवाओं का रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए, कैरियर संवर्धन के लिए। फुल फॉर्म याद रखना है सीएम प्रतिज्ञा का, चीफ मिनिस्टर प्रमोशन ऑफ रेडीनेस, अवेयरनेस एंड टेक्निकल इंसाइट्स फॉर गाइडिंग यूथ एडवांसमेंट, ये याद रखना है। इसके तहत क्या होगा, तो इस योजना के तहत स्नातक पास युवाओं को 4,000 से 6,000 प्रति माह इंटर्नशिप के दौरान 3 साल, देखो इंटर्नशिप इसमें करवाया जाएगा, ठीक है, जो प्रशिक्षण दिया जाएगा, और प्रशिक्षण के दौरान है जो 4,000 से 6,000 रुपया हर महीना दिया जाएगा 12 महीना तक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। 12 महीना तक इंटर्नशिप करवाया जाएगा और इंटर्नशिप के दौरान स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा, 4,000 से 6,000 पर मंथ। और किसके लिए है, जो भी ग्रेजुएट है उनके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बिहार राज्य छात्र आयोग का भी गठन करने का है जो नीतीश कुमार घोषणा किए हैं, और साथ में राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की भी घोषणा की है। बिहार में राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया जाएगा। यह आयोग सफाई कर्मियों के हितों और उनके अधिकारों की सुरक्षा के संबंध में सरकार को सुझाव देगा। साथ ही सफाई कार्यों में लगे लोगों से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा कर उसे लागू करवाने के संबंध में समुचित कार्रवाई करेगा। 27 जुलाई को है जो घोषणा की है। तो याद रखना है कि राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन हुआ है, साथ में छात्र आयोग का भी गठन करने का है जो मुख्यमंत्री घोषणा की है। मध्य प्रदेश का 2 न्यूज है, ये याद रखिएगा कि इसमें मध्य प्रदेश में ईडब्ल्यूएस वाले को 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिल रहा था स्टेट पीसीएस में, एमपीपीसीएस में, तो वो है जो अब सुप्रीम वहाँ का हाई कोर्ट है जो ये ऑब्जेक्शन लगा दिया है, तो अब ये छूट खत्म कर दी गई है, ठीक है। दूसरा है कि अंगदान देहदान करने वालों के लिए मध्य प्रदेश सरकार एक योजना लेकर आई है। अंगदान और देहदान करने वालों को अंतिम विदाई के समय पुलिस दस्ते का गार्ड ऑफ ऑनर मध्य प्रदेश में हृदय, लीवर और किडनी जैसे अंगों के दान तथा देह दान करने वालों को दिया जाएगा, ठीक है। मतलब वहां कहा गया है कि जो ये अंग दान कर रहे हैं वो है जो केवल दान नहीं कर रहे हैं, ये उसको अमृतत्व माना है, ठीक है। और इसके लिए है जो राज्य सरकार एक आगे आदेश पारित कर दिया है 1 जुलाई 2025 को। अंगदान और देहदान करने वाले परिवारों को 26 जनवरी और 15 अगस्त को जिला स्तरीय कार्यक्रम में सम्मानित करने तथा ऐसे परिवारों के लिए आयुष्मान कार्ड देने की घोषणा भी राज्य सरकार द्वारा की गई है। हाँ, तो याद रखिएगा क्या क्या कि 26 जनवरी और 15 अगस्त को सम्मानित किया जाएगा, और है जो गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा जब वो डेथ करेंगे, ठीक है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यूज में आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज में सबसे पहले 2 से 9 जुलाई 2025 में 5 देश घाना, त्रिनिडाद एवं टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील एवं नामीबिया की 5 देशों की यात्रा पर 2 से 9 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी गए थे। फिर से पूछ सकता है कि बताइए कि इनमें से किस देश की है जो यात्रा पर नहीं गए थे या गए थे, ऐसे करके। 2 से 9 जुलाई 2025 में 5 देश घाना, त्रिनिडाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील एवं नामीबिया। ब्राजील तो गए थे, वो जनरली ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन हो रहा था उसके लिए, ठीक है। बाकी जो 4 देश था उनका द्विपक्षीय संबंध को सुधारने के लिए ही गए थे। 8 दिन की उनकी यह यात्रा ग्लोबल साउथ में भारत की मित्रता को मजबूत करने तथा ब्रिक्स, अफ्रीकी संघ, पश्चिमी अफ्रीकी देशों के आर्थिक समुदाय इकोवास, इसको याद रखना है। अभी एक सीरीज और लाएंगे 10 मिनट का आपके लिए एक वीडियो लाएंगे जिसमें 2025 में जितने भी
इम्पोर्टेंट वर्ड्स बने, जैसे सागर बना, महासागर बना, इकोवास बना, कैरिकॉम बना, ठीक है, जितने भी एब्रिविएशन आए हैं, ठीक है ना, उसके लिए हम लोग वो हम लोग देख लेंगे, ताकि अगर एग्जाम में आए तो वो छूटे नहीं, ठीक है। तो इकोवास, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन, और कैरिकॉम, कैरिबियन कम्युनिटी जैसे बहुपक्षीय मंचों के साथ जुड़ाव को प्रगाढ़ करने के लिए उन्होंने 5 देशों की यात्रा की। सबसे पहले घाना। 5 देशों की इस यात्रा के पहले चरण में मोदी घाना पहुंचे। उनको घाना में एक अवार्ड मिला, द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ द घाना। ये तो नाम से ही पता चल जाएगा, घाना लगा हुआ है। द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ द घाना। राष्ट्रपति वहां के कौन है? जान दामानी महामा। और राजधानी क्या है? अक्रो, अकड़ा भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो याद रखना है इसको, घाना, घाना की राजधानी अक्रो या अकड़ा। राष्ट्रपति कौन है? जॉन जॉन दामानी महामा। और उनको सम्मान, वहाँ का है जो बेस्ट सिविलियन अवार्ड भी मिला गया, सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी दिया गया मोदी जी को, द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ द घाना। इसके बाद वो गए त्रिनाड और टोबैको, ठीक है। तो वहाँ है जो त्रिनाड और टोबैको की राजधानी है कौन, क्या? पोर्ट ऑफ स्पेन, ये याद रखना है। तो पोर्ट ऑफ स्पेन वहां पहुंचे, और वहां की प्रधानमंत्री है कमला प्रसाद बिसेसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी वालों के लिए, क्योंकि ये इनका संबंध बिहार से ही है, ठीक है ना। तो बिहार आई भी थी एक बार अपने पूर्वजों को ढूंढने या मिलने के लिए। तो कमला प्रसाद बिसेसर जो है वो बिहार की ही मूल निवासी हैं। उन्होंने अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ जो प्रधानमंत्री मोदी जी का है जो स्वागत किया। क्या क्या बात हुआ वहां? तो सबसे पहले उनको है जो एक वहां का बेस्ट अवार्ड मिला गया, द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाड एंड टोबैको। यहाँ भी, इसमें भी त्रिनाड एंड टोबैको नाम लगा हुआ है, तो घबराने की बात नहीं है। वहां के राष्ट्रपति कौन है? क्रिस्टिन कार्लो, जो इसी वर्ष जनवरी 2025 में प्रवासी दिवस, जो 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी दिवस भारत में, इस बार उड़ीसा में मनाया गया था। तो प्रवासी दिवस के मुख्य अतिथि कौन रहे थे? तो त्रिनाड और टोबैको के राष्ट्रपति क्रिस्टिन कार्लो ही रहे थे। तो याद रखना, वहां के प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री हैं श्रीमती कमला प्रसाद बिसेसर, और राष्ट्रपति कौन है? क्रिस्टिन कार्लो, ठीक है, याद रखिएगा। उन्होंने भारत की महासागर म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी ऑफ ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति नीति को ग्लोबल साउथ के लिए मार्गदर्शक विजन उन्होंने बताया। सिंपल, वो बाद में लोग चर्चा करेंगे, जब वो एपिसोड लेंगे तो महासागर क्या है, सागर क्या है, ये सब की चर्चा हम लोग कर लेंगे। तो सिंपल है, ग्लोबल साउथ को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए उन्होंने महासागर इसकी महासागर नीति को अपनाया है, ठीक है। तो सबसे पहले ये घाना हो गया, त्रिनाड और टोबैको हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स है। तो मोदी जी अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स पहुंचे। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं जेवियर मिलेई। उन्होंने एजीजा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका राष्ट्र स्वागत किया। सोचिए, राष्ट्रपति आ गए थे हवाई अड्डे पर, ठीक है, उनको रिसीव करने के लिए। अपने आधिकारिक कार्यक्रमों की शुरुआत श्री मोदी ने सैन मार्टिन स्मारक पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति कहे जाते हैं जनरल जॉस डी सैन मार्टिन, ठीक है ना। तो उन्हीं के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करके अर्जेंटीना का जो यात्रा है उसका शुरुआत किया। सैन मार्टिन को दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना, चिली और पेरू का मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के रूप में भी राष्ट्रपिता के रूप में भी जाना जाता है। जैसे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, वैसे ही अर्जेंटीना के राष्ट्रपिता कौन है? सैन मार्टिन, याद रखिएगा। और नई दिल्ली में एक सड़क का नाम भी उनके नाम पे किया गया है, सैन मार्टिन के नाम पे। अर्जेंटीना, अभी देखिए 3 देश हुए, उसके बाद नामीबिया भी उनको जाना था, लेकिन सबसे पहले वो कहाँ गए? ब्राजील गए। ब्राजील में रियो डी जेनेरियो, ब्राजील की जेनेरियो में ब्रिक्स का 17वां शिखर सम्मेलन हो रहा था, उसमें वो पार्टिसिपेट किए। ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया, वहां भी वो गए, अभी हम लोग देखेंगे। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा, ठीक है, उनके साथ वो है जो चर्चा भी किए। भारत मर्कोसुर अधिमान्य व्यापार समझौते, इस पर वो ब्राजील के राष्ट्रपति के साथ चर्चा किए। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को अगले 5 वर्षों में 20 अरब डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। और ब्राजील में भी उनको है जो बेस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया, ग्रांड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ से ब्राजील का राजधानी क्या है? ब्राजीलिया है। ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है? लूला दा सिल्वा है। लक्ष्य कितना रखा गया है? 20 और अरब डॉलर तक, कब? अगले 5 वर्षों में बिजनेस का। लास्ट में वो नामीबिया गए, ठीक है, अंतिम चरण में।
नामीबिया की राजधानी है विंडहॉक, याद रखिएगा विंडहॉक। वहां वो होसियो कुटाको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे पहुंचे। राष्ट्रपति हैं वहां के डॉक्टर नेटुम्बो नंदी नवैतवा, डॉक्टर नेटुम्बो नंदी नवैतवा, ये याद रखिएगा। वहां भी उनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया, ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियन वेल्विस्चिया मिराबिलिस, याद रखिएगा, ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेल्विस्चिया मिराबिलिस। ठीक है, अभी ये भी याद रखना है कि अब तक पीएम मोदी को टोटल 27 अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, और 5 देश का जो यात्रा किए थे, 5 देश में एक ही देश उनको नहीं दिया है, ब्राजील दिया ही, नामीबिया दिया ही, ठीक है ना, एक अर्जेंटीना उनको नहीं दिया, ठीक है, त्रिनाड और टोबैको दिया ही, ठीक है, और घाना दिया ही। ठीक है, तो याद रखिएगा ये बात कि 4 देशों में उनको है जो बेस्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिल चुका था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखते हैं इंटरनेशनल न्यूज में, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बारे में। ब्रिक्स का 17वां शिखर सम्मेलन ब्राजील में रियो डी जेनेरियो में हुआ। 18वां जो होगा वो भारत में होने वाला है, प्रस्तावित है। ठीक है, कब हुआ? 6 से 7 जुलाई 2025 को। अभी याद रखना इसमें कितने मेंबर हैं, तो टोटल अभी 11 मेंबर हो गए। पहले केवल 5 मेंबर थे, उनके नाम ही था ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में पहले शिखर सम्मेलन के साथ ब्रिक्स का आरंभ हुआ, जिसमें शुरुआत में ब्राजील, रूस, भारत और चाइना शामिल थे। अगस्त 2023 में उसके बाद अगस्त 2023 में साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 15वां शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स ने मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई को सदस्यता के लिए आमंत्रित किया। 1 जनवरी 2024 तक वो पांचों देश सदस्य के रूप सदस्यता ले चुके थे, और इसी साल जनवरी 2025 में इंडोनेशिया सदस्यता ग्रहण किया है। तो अब ब्रिक्स में टोटल कितने मेंबर हो गए हैं? 11, ये याद रखिएगा। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नरेंद्र मोदी पहुंचे थे अर्जेंटीना से सीधे डायरेक्ट है जो ब्राजील पहुंचे थे 6 जुलाई को। ठीक है, इसमें कौन कौन खास खास आदमी आए वो देख लेना हम लोग को। चीन का प्रतिनिधित्व कौन किया? तो वहां के पीएम है ली कियांग, वो किए थे। रूस के राष्ट्रपति नहीं आए थे, व्लादिमीर पुतिन नहीं आए थे, लेकिन वर्चुअल तरीके से वो पार्टिसिपेट किए थे। उनके रूस की तरफ से विदेश मंत्री आए थे सरगेई लावरोव, वो आए थे। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा ये भी आ गए थे यहाँ पे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोतो सुबियांतो ये भी आए थे। मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफा मैडुबली ये आए थे। इथोपिया के प्रधानमंत्री एबी अहमद ये आए थे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ये पहुंचे थे। और यूएई के क्राउन प्रिंस खालिद बिन मोहम्मद अल नहयान, ये एक्चुअली बीपीएससी में ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, यूएई का है जो या सऊदी अरब का है जो सुल्तान या प्रिंस के बारे में, तो ये याद रखना पड़ेगा आपको। यूएई के क्राउन प्रिंस खालिद बिन मोहम्मद अल नहयान, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा, ये सब शामिल हुए थे। थीम क्या थी? तो अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। अगर इंग्लिश में देखिएगा तो कोई एक दो को वर्ड याद रखिए कि पकड़ा जाए। स्ट्रेंथिंग ग्लोबल साउथ कॉपरेशन फॉर ए मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। ठीक है, याद रखिएगा। अभी एक बात और, ये मोदी जहां जाते हैं एक है जो नया परिभाषा दे देते हैं, तो वो बोले हैं कि जब है जो नेक्स्ट ईयर यहाँ पे ब्रिक्स होगा, ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन होगा, तो ब्रिक्स को एक नए स्वरूप में परिभाषित करेंगे वो। और क्या दिए हैं फुल फॉर्म, वो नाम, बिल्डिंग रेजिलियंस एंड इनोवेशन फॉर कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। बिल्डिंग रेजिलियंस एंड इनोवेशन फॉर कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, याद रखिएगा। एसीओ के रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन जो हुआ चीन में किंगदाओ में। ठीक है, लेकिन बाद में जो लास्ट में सम्मेलन के बाद जो डिक्लेरेशन जारी होता है उसमें वो है जो जारी नहीं हो पाया, क्योंकि रक्षा मंत्री जो भारत के जो रक्षा मंत्री थे राजनाथ सिंह, वो साइन नहीं किए। एसीओ का जो मीटिंग हुआ था उसमें भारत की तरफ से, देखिए एसीओ की मीटिंग में के रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन चीन में किंगदाओ में 26 जून 2025 को संपन्न हुआ। सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व राजनाथ सिंह ने किया। अब देखिए, किसी भारतीय मंत्री की 7 वर्ष के अंतराल के बाद चीन की यह यात्रा थी। याद रखिए, इधर तो गलवान घाटी 2020 से कोविड, गलवान घाटी, इसके कारण तो चाइना को जा ही नहीं रहा था और टेंशन भी हम लोग का चल रहा था। तो 2018 में सुषमा स्वराज गई थी जिस समय विदेश मंत्री थी। ठीक है, उसके बाद से कोई नहीं गए थे।
एससीओ के 10 सदस्य हैं, जिसमें भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और बेलारूस शामिल है। क्यों है जो डिक्लेरेशन साइन नहीं हुआ था? एक्चुअली क्या हुआ था ना कि आतंकवाद के मुद्दे पर भारत में जो पहलगाम हमला हुआ उसका वो बात कहीं उठाया नहीं गया था इस जो पूरे जो सम्मेलन में, जबकि बलूचिस्तान में जो आतंकी वारदात हुई थी उसका उल्लेख था। इसी को लेकर के आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का नीति को लेकर के राजनाथ सिंह है जो डिक्लेरेशन पे साइन नहीं की, डिक्लेरेशन है जो नहीं आ पाया। चीन में किंग दाओ में एससीओ रक्षा मंत्री की बैठक से इतर चीनी रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून और रूसी रक्षा मंत्री आंद्रे बेलोसोव के अतिरिक्त बेलारूस, तजिकिस्तान और कजाकिस्तान के रक्षा मंत्रियों के साथ मुलाकात कर द्विपक्षीय रक्षा संबंधों पर भी चर्चा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। यानी राजनाथ सिंह ने, ठीक है, अन्य देशों के जितने भी रक्षा मंत्री थे उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की सम्मेलन के अलावा। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 71 बीपीएससी, ध्यान से याद रखना कि मधुबनी पेंटिंग का एक मधुबनी पेंटिंग भी है जो एक दिया गया था चीनी रक्षा मंत्री को भारतीय रक्षा मंत्री की तरफ से। उसमें पेंटिंग किसका था? जीवन का एक वृक्ष बना हुआ था। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग स्टाइल में जीवन का वृक्ष बना हुआ एक पेंटिंग चीनी रक्षा मंत्री को कौन दिए? तो भारतीय रक्षा मंत्री दिए। चलिए नेक्स्ट है अमेरिका, पहलगाम हमला में शामिल रहा टीआरएफ, ठीक है ना, द द रेजिस्टेंस फ्रंट, उसको अमेरिका आतंकी संगठन घोषित कर चुका है। बोला कि ये लश्कर तैयबा का मुखौटा है और उसको हम लोग ब्लैक लिस्टेड करते हैं, टेररिस्ट आतंकी संगठन घोषित करते हैं। ठीक है, कौन है जो इसकी घोषणा की? तो अमेरिका की जो विदेश मंत्री है कौन? मार्को रूबियो, उन्होंने घोषणा की 17 जुलाई को। नेक्स्ट है भारत और पाकिस्तान के बीच कैदियों की सूची का वर्ष 2025 में दूसरा आदान प्रदान। हम लोग को याद रखना है कि 1 जनवरी और 1 जुलाई को हर साल 2 बार भारत के जितने भी कैदी हैं उनका लिस्ट पाकिस्तान को दिया जाता है और पाकिस्तान के जितने भी कैदी हैं उनका लिस्ट भारत को दिया जाता है। ठीक है, तो इस बार भी 1 जुलाई को है जो दूसरी बार है जो कैदियों की सूची का आदान प्रदान किया गया। ठीक है, और ये किसके तहत किया जाता है? तो 31 मई 2018 को एक समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में कि हम लोग अपने जितने भी नागरिक कैदी हैं और मछुआरे कैदी हैं उनका है जो क्या करेंगे? आदान प्रदान करेंगे लिस्ट का कि कौन कौन कैदी है जो हमारे यहाँ जेल में बंद है। इसके लिए 1 जुलाई 2025 को भारत और पाकिस्तान के बीच कैदियों की सूची का आदान प्रदान हुआ। इस समय 246 भारतीय पाकिस्तान जेल में है और 463 पाकिस्तानी भारत के जेल में बंद है। याद रखिएगा, 246 भारतीय पाकिस्तान में और 463 पाकिस्तानी भारत में। ठीक है, बांग्लादेश में जो अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना है वहां के इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने 6 महीने के कारावास की सजा सुनाई है। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाटो का जो शिखर सम्मेलन हुआ द हेग में हुआ, नीदरलैंड के द हेग में। ठीक है, नाटो में कितने टोटल मेंबर है? 32 मेंबर है। नाटो का स्थापना कब हुआ था? 1949 में हुआ था। नाटो का अगला सम्मेलन कहाँ होगा? तो तुर्की में होगा। याद रखिएगा, नाटो का शिखर सम्मेलन जो वार्षिक सम्मेलन होता है इस बार कहाँ हुआ? द हेग में। ठीक है, नेक्स्ट कहाँ होगा? तुर्की में। ठीक है, अब याद रखना है कि जो 32 सदस्य हैं नाटो में उसमें केवल एकमात्र मुस्लिम देश जो है वो तुर्की ही है। ठीक है ना। थाईलैंड के पीएम है पैथोंग टान सिनवांत्रा, उनको निलंबित कर दिया गया है थाईलैंड के पीएम पोस्ट से वहां के कोर्ट के द्वारा। क्यों भाई? तो इनका एक कॉल लीक हो गया था। कहाँ से? कंबोडिया के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, कंबोडिया के पूर्व प्रधानमंत्री से ये कॉल पे बात कर रही थी। ठीक है, और एक है जो वहीं के डिफेंस के आदमी से। वो एक्चुअली क्या हुआ था कि कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में बॉर्डर पे है जो डिस्प्यूट चल रहा है। ठीक है, अभी आगे न्यूज भी आएगा। वो डिस्प्यूट को ये कूटनीतिक तरीके से फोन पे सॉल्व कर रही थी। तो कंबोडिया के पूर्व प्रधानमंत्री को इन्होंने अंकल बोला और अपने ही देश के एक मिलिट्री कमांडर को उन्होंने बोला कि वो हमारे अगेंस्ट प्रतिद्वंदी हैं। इसी बात को लेकर के वहां थाईलैंड के प्रधानमंत्री पैथोंग टान सिनवांत्रा को सस्पेंड कर दिया गया है। एक बात और याद रखना है कि इनके फादर भी वहां के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, लेकिन वो भी है जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। इनकी बहन भी है जो प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है, वो भी अपना कार्यकाल नहीं पूरा कर पाई। और ये 3rd पीएम है,
ठीक है, एक ही फैमिली की। अब पता नहीं ये कार्यकाल पूरा कर पाती हैं कि नहीं। नेक्स्ट है अमेरिका की एक बार पुनः यूनेस्को की सदस्यता छोड़ने की घोषणा। 31 दिसंबर दो अभी अमेरिका एक बार फिर बोल दिया, डोनाल्ड ट्रंप फिर आए हैं तो उन्होंने बोल दिए हैं कि हम लोग 31 दिसंबर 2026 से यूनेस्को से बाहर हो जाएंगे। इसके अलावा वो डब्ल्यू से बाहर होने का घोषणा है जो पहले कर ही चुके हैं। ठीक है ना। देखो 5 साल के बाद भारत चीनी नागरिकों को पर्यटन टूरिज्म वीजा देने का है जो शुरुआत किया 5 साल के बाद 2020 के बाद। तो 20 में कोविड का टाइम था, कोविड से जो मना हुआ था, उसके बाद गलवान घाटी में जो इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद से पर्यटन वीजा देना भारत बंद कर दिया था चीनी नागरिकों को, फिर से देना स्टार्ट किया है। ठीक है, अभी सुधार भी हुआ। चलो पासपोर्ट ट्रैकिंग देख लेते हैं हम लोग। हेनले एंड पार्टनर्स ब्रिटेन की एक एजेंसी है, वो है जो हर साल है जो क्या करती है, पासपोर्ट रैंकिंग जारी करती है विभिन्न देशों का। तो जनवरी 2025 में जारी की थी, अभी रिसेंट जो है वो जुलाई 2025 में जारी की है। ठीक है ना। इसमें भारत का रैंकिंग कितना है, तो भारत है जो पहले जो था 85 था, अभी ये जो 8 रैंकिंग का सुधार किया गया है तो अभी उसका हो गया है 77। याद रखिएगा, पहले था 85 जनवरी 2025 में, अभी 8 रैंकिंग का। एक्चुअली पहले जो था वो केवल है जो 58 देशों में जा सकता था, अभी 59 देशों में है जो बिना वीजा के भारतीय लोग जा सकते हैं। तो एक देश और 8 रैंक का सुधार हुआ है जुलाई 2025 में। सबसे पावरफुल जो पासपोर्ट है वो सिंगापुर का है। ठीक है, सिंगापुर के लोग 193 देशों की यात्रा बिना वीजा के कर सकते हैं। और सबसे खराब जो रैंकिंग है वो किसका है, हमारे प्यारे पड़ोसी अफगानिस्तान का। चलो नेक्स्ट है थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा तनाव ने 24 जुलाई 2025 को भीषण युद्ध का रूप ले लिया। इसी का तो है जो ये कर रही थी, इसी को कूटनीतिक स्तर पर ये वहाँ की जो पीएम है पैथोंगटॉन सिनवात्रा हल करवा रही थी, तभी तो है जो उन पे जो ये उनका कॉल लीक हो गया और उनको है जो पीएम पद छोड़ना पड़ा। तो थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा तनाव ने 24 जुलाई 2025 को भीषण युद्ध का रूप ले लिया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पूछा है कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच मध्यस्थता कौन करवाया था, ताकि जिससे युद्ध विराम हो दोनों देशों के बीच। अमेरिका भी दे देगा, भारत भी दे देगा, कुछ और दे देगा, तो वो है नहीं, मलेशिया है, याद रखिएगा। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जो युद्ध समाप्त हुआ है वो किसकी मध्यस्थता से, तो मलेशिया की मध्यस्थता से। सीमा विवाद को लेकर के युद्ध हो रहा था। कंबोडिया के प्रधानमंत्री कौन है, हुन मानेत। थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन है, कार्यवाहक एक्टिंग। ठीक है, वेचा याचाई फुमथाम को मनाया गया है। मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन है, अनवर इब्राहिम। और अभी एशियान के ये अध्यक्ष भी हैं अनवर इब्राहिम। ठीक है। सीमा मामलों पर नेक्स्ट है सीमा मामलों पर भारत और चीन के परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन WMCC की 34वीं बैठक 23 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में संपन्न हुई। याद है, भारत और चीन के बीच जो एक WMCC की कहाँ बैठक हुई, तो नई दिल्ली में हुई। ठीक है। लास्ट एक क्वेश्चन है इंटरनेशनल का। नरेंद्र मोदी 23 से 26 जुलाई के बीच जो ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा पे थे, 23 से 26 जुलाई के बीच ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा पर। ठीक है, 2 दिन की यात्रा पर थे। ब्रिटेन में वो है जो गए थे, ब्रिटेन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो जो स्वतंत्र व्यापार समझौता हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्वतंत्र व्यापार समझौता पे जो साइन हुआ है भारत और यूके के बीच। और दूसरा आपको याद रखना है कि ये भी पूछ सकता है ना कि साइन कौन किया, तो आप अब बोल देगा कि ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और इंडिया के पीएम, ये दोनों है जो साइन किए हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे, तो ये दोनों साइन नहीं किए हैं। हाँ, दोनों देशों की तरफ से वहाँ के प्रधानमंत्री साइन नहीं किए हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री भारत की तरफ से पीयूष गोयल और यूके की तरफ से उन्हीं के जो समकक्ष थे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन किए हैं, ये याद रखिएगा। मालदीव भी गए थे। मालदीव में क्यों गए थे, मालदीव अपना है जो स्वतंत्रता दिवस का 60वां वर्षगांठ मना रहा है, तो मोहम्मद मोइजू, ठीक है ना, वो उनको है जो चीफ गेस्ट के रूप में है जो बुलाए थे, तो वहाँ मोदी जी गए थे चीफ गेस्ट के रूप में। कहाँ, मालदीव की यात्रा पर, मालदीव। चलिए हम लोग और इकोनॉमी में चलते हैं। मार्च 2025 के अंत में भारत पर विदेशी ऋण अगर देखा जाए तो 27 जून को लेटेस्ट रिपोर्ट आया है, उसके अनुसार मार्च 2025 के अंत में भारत पर जो ऋण है वो 736.3 अरब डॉलर का है, जो पिछले साल 668.8
अरब डॉलर का था, 668.8। ठीक है, तो कितना परसेंट का वृद्धि हुआ है? तो 10.1% का वृद्धि हुआ है और 67.5 अरब डॉलर का वृद्धि हुआ है। ये याद रखिएगा। अभी नहीं कुछ भी याद रहेगा तो इतना तो याद रखना है कि भारत में अभी जो है 736.3 अरब डॉलर का विदेशी ऋण है, जो पिछले साल से 10.1%, 10% लगभग बढ़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, अभी देखिए 2025-26 की दूसरी तिमाही जुलाई से सितंबर 2025 के लिए भी जो स्मॉल सेविंग होता है उस पर इंटरेस्ट रेट में कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। ठीक है, डाकघर सेविंग अकाउंट पे, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट पे 4% का इंटरेस्ट है जो मिल रहा है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो है उस पर 8.2% का, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पे 7.7% का, पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड पे 7.1% का, मंथली इनकम स्कीम पे 7.4% का जो हम लोग मंथली इंटरेस्ट ले लेते हैं। ठीक है, किसान केवीबी पर, किसान विकास पत्र पर 7.5% का, सुकन्या समृद्धि पर 8.2% का, आरडी पर 6.7% और एफडी 1 साल के लिए 6.9%, 2 साल के लिए 7% और 3 साल के लिए 7.1%, और अगर 5 साल या 5 साल से ज्यादा करते हैं तो 7.5%। याद रखिएगा। फिर से एक बार देख लो, पोस्ट ऑफिस पे 4%, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 8.2%, एनएससी पर 7.7%, पीपीएफ सबसे इंपॉर्टेंट यही है, पीपीएफ 7.1%, डाकघर दूसरा इंपॉर्टेंट, तीसरा इंपॉर्टेंट सुकन्या समृद्धि 8.2%, और फोर्थ वन याद रखिएगा आप लोग, ये सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 8.2%, पोस्ट ऑफिस पर 4%, सीनियर सिटीजन पर 8.2%, पीपीएफ पर 7.1% और सुकन्या समृद्धि खाता जो बालिका के लिए होता है, लड़कियों के लिए होता है 8.2%। ठीक है, अभी एक नव्या प्रोग्राम आया है, याद रखिएगा नव्या प्रोग्राम। नव्या का फुल फॉर्म हम लोग को याद रखना है, नर्चरिंग एस्पिरेंट्स थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलेसेंट गर्ल्स, अर्थात युवा किशोरियों के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण के जरिए आकांक्षाओं का पोषण कार्यक्रम। इसमें क्या होगा कि 16 से 18 साल की जो लड़की होगी उसको सोलर पैनल और सीसीटीवी इंस्टॉलेशन, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी, ड्रोन सिस्टम डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है, ये सबसे रिलेटेड है जो क्या दिया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा, ताकि वो सब है जो आत्मनिर्भर बन पाए। तो कब से लागू हुआ? 24 जनवरी 2025 से। इसमें मिनिस्ट्री याद रखना है, 2 मिनिस्ट्री है, ठीक है ना, कौन कौन? एक है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और एक है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। फिर से देख लो, नव्या नर्चरिंग एस्पिरेशंस थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलेसेंट गर्ल्स, किस मंत्रालय के द्वारा? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और महिला और बाल विकास मंत्रालय, ठीक है, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। 16 से 18 वर्ष की किशोरियों को क्या मिला है? बालिकाओं को जो ट्रेनिंग दिया जाएगा, ठीक है, वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाएगा ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। कहाँ है जो स्टार्ट किया गया है? तो पायलट परियोजना के रूप में 27 जिलों में इसको लागू किया गया है, ठीक है, और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में इसको स्टार्ट किया गया है। किसके द्वारा? तो एमएसडी राज्य मंत्री जयंत चौधरी और महिला बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, ये दोनों मिलकर के इसको स्टार्ट किए। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से स्टार्ट हुआ, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है रोजगार संवर्धन हेतु प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज में चल रहा है, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना में, ठीक है ना, कि 1 लाख से अगर कम का अगर नौकरी आप पाते हैं और पहली बार नौकरी पाते हैं, ठीक है, तो आपको है जो 15,000 रुपया है जो दिया जाएगा, और वो 2 किस्त में दिया जाएगा, ठीक है ना। अगर कोई भी व्यक्ति ईपीएफओ से रिलेट करता है, कोई भी ईपीएफओ में अपने आप को है जो रजिस्टर करता है, कब? जब है जो पहली नौकरी मिलती है तब, ठीक है, और तो उसको है जो मैक्सिमम 15,000 है जो रुपया दिया जाएगा, 2 किस्त में दिया जाएगा, ठीक है। पहली किस्त 6 महीना की सेवा के बाद दी जाएगी और दूसरी किस्त 12 महीना की सेवा के बाद, जब एक है जो फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आप पूरा कर लेते हैं, तब वो दिया जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, पहली बार जो रोजगार पाएंगे उनके लिए है जो मिलेगा ये, और इसमें जो 15,000 रुपये मिलेगा, पहला 6 महीना के बाद, दूसरा 12 महीना के बाद, और इसमें 1 लाख रुपए से कम का वेतन होना चाहिए, ठीक है। इस बार बजट में निर्मला सीतारमन धन्य धान्य कृषि योजना के बारे में बोली थी, वो भी इसी वित्तीय वर्ष से है जो लागू हो चुका है, ठीक है।
16 जुलाई 2025 को इसकी घोषणा कर दी गई है। यह योजना 2025-26 से 100 जिलों में लागू किया जाएगा। कितने जिलों में? अभी अभी लागू नहीं हुआ है, मतलब घोषणा हो गया है कि लागू होगा। 2025-26 से धन्य धान्य कृषि योजना को 100 जिलों में लागू किया जाएगा, ठीक है। और हर राज्य से मिनिमम एक जिला का है जो चयन है जो किया जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। टोटल 24,000 करोड़ सालाना इस पे खर्च किया जाएगा और इससे 1.7 करोड़ किसानों को है जो लाभ पहुंचेगा, ठीक है। इसमें है क्या धन्य धान्य योजना में, एक बार ये लाइन पढ़ लीजिए। देश में कृषिगत उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि करने, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने, पंचायत एवं प्रखंड स्तर पर भंडारण में वृद्धि करने तथा सिंचाई सुविधाओं में सुधार करने तथा छोटी व लंबी अवधियों के लिए कृषि ऋणों की उपलब्धता सुगम बनाने के लिए प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना को उल्लेख वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-26 के बजट में किया था। मंत्रिमंडल इसका है जो मंजूरी प्रदान कर दिया है कब? 16 जुलाई 2025 को। कितने साल के लिए? 6 साल के लिए। टोटल कितना खर्च आएगा? 24,000 करोड़ सालाना। कितने को फायदा होगा? 1.7 करोड़, ठीक है। कितने है जो जिलों में लागू किया जाएगा? 100 जिलों में। हर राज्य से मिनिमम एक जिला होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है एडीबी, जो अभी हमारा देश का ग्रोथ रेट है जो 6.7% रखा था, उसे घटा के 6.5% कर दिया है, ठीक है। इंडिया यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो ही चुका है, ठीक है। इसमें देख लो कौन है जो साइन किए हैं। देखो यहाँ पे अभी पहले भी बता चुके हैं कि 24 जुलाई 2025 को साइन हुआ, 24 जुलाई 2025 को साइन हुआ है। दोनों प्रधानमंत्री की उपस्थिति में इस समझौते पर भारत की ओर से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और यूके की ओर से वहां के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर बिजनेस एंड ट्रेड जोनाथन रेनॉल्ड्स ने वहां साइन किया। तो याद रखिएगा भारत और ब्रिटेन के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुका है। और ये भी याद लाइन आप लोग देख लीजिएगा कि भारत यूनाइटेड किंगडम व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता नाम से हस्ताक्षरित यह स्वतंत्र व्यापार समझौता EFTA यानी आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड के क्षेत्रीय व्यापार संगठन के साथ जो हमारा समझौता हुआ है, उसके बाद किसी यूरोपीय देश के साथ दूसरा ही व्यापक मुक्त व्यापार समझौता है, ठीक है। और EFTA कब से लागू होगा? 1 अक्टूबर 2025 से। हमारा जो इंडिया यूके के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ उसका नाम क्या है? सेटा, CETA, इंडिया यूके कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। इंडिया यूके कम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट, कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। तो फिर से याद रख लो इसको, इंडिया और यूके के बीच में साइन हुआ है। ये एकदम आएगा ही आएगा। आप 2-3 एग्जाम दोगे तो एक एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। चलिए नवीनतम सामान्य ज्ञान में सबसे पहले हम लोग एब्रिविएशन देख लेते हैं जो चर्चा में है। SIR बहुत चर्चा में है। SIR का मतलब होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी विशेष गहन पुनरीक्षण। पीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 65 लाख मतदाता को वोटर लिस्ट से जो नाम काट दिया गया है, फर्जी मतदाता का जो नाम काट दिया गया है चुनाव आयोग के द्वारा, ठीक है। इसी को लेकर के काफी विवाद भी चल रहा है। तो SIR का मतलब होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ठीक है। बिहार में कब से शुरू हुआ? 1 जुलाई 2025 से। अपॉइंटमेंट देख लो कौन कौन है जो नए बने हैं। तो हरियाणा के नए गवर्नर बने हैं असीम कुमार घोष, बंडारू दत्तात्रेय की जगह पे। गोवा के नए राज्यपाल बने हैं अशोक गजपति राजू श्रीधरन पिल्लई की जगह पे। लद्दाख के उपराज्यपाल बने हैं कविंद्र कुमार गुप्ता। NMC नेशनल मेडिकल कमीशन, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर अभिजात सेठ। CBDT के हेड बने हैं रवि अग्रवाल। CBDT के हेड कौन बने हैं? रवि अग्रवाल। गृह सचिव जो हमारे हैं गोविंद मोहन, उनके कार्यकाल में भी वृद्धि की गई है, ठीक है। होम सेक्रेटरी याद रखिएगा कौन है अभी? गोविंद मोहन। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली बार कोई महिला CEO और MD बनी है, तो कौन बनी है? प्रिया नायर। रॉ के, ये VVI है, बोलना नहीं है। रॉ के नए प्रमुख कौन बने? पराग जैन। RPF की पहली महिला, भी बहुत न्यूज में है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला DG कौन बनी है? सोनाली मिश्र। LIC के नए CEO और MD कौन बने हैं? R दोराई स्वामी। 9 LIC के नए CEO बने R दोराई स्वामी, याद रखिएगा। 9 उच्च न्यायालय में नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं, वो देख लीजिएगा स्टेट के हिसाब से। पटना बिहार BPSC वाले देख लीजिएगा कि पटना उच्च न्यायालय में जस्टिस विपुल मनोभाई पंचोली, और कितने नंबर के हैं तो ये भी याद रखिएगा, 45वें नंबर के हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में कौन बने हैं? जस्टिस संजीव सचदेवा। पटना उच्च न्यायालय में जस्टिस विपुल मनोभाई पंचोली।
कर्नाटक में जस्टिस विभू बाकरू, गुवाहाटी में आशुतोष कुमार, मद्रास गुवाहाटी, ये पटना हाई कोर्ट से ही गए हैं, पटना हाई कोर्ट में ही थे जस्टिस आशुतोष कुमार, वो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के हैं जो बन गए हैं चीफ जस्टिस। मद्रास उच्च न्यायालय के मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, तेलंगाना उच्च न्यायालय के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह, त्रिपुरा उच्च न्यायालय के जस्टिस रामचंद्र राव, राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस के आर श्रीराम राज राम, याद रखिएगा, झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस त्रिलोक सिंह चौहान। हाँ, IRDA इसके नए हेड बने हैं अजय सेठ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। IRDA के नए हेड कौन बने हैं? अजय सेठ। अब हम लोग देखते हैं अवार्ड। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए मिला है 1/12 को, 1/12 लघु कथा है के लिए मिला है सुशील शुक्ला को। अंग्रेजी भाषा के लिए मिला है दक्षिण साउथ इंडियन मिथ्स रिटोल्ड, ये कहानी संग्रह है, नितिन कुशलप्पा के द्वारा लिखा गया। ये बहुत पहले जो घोषणा हो चुका था, ठीक है, अभी ये जो शायद मिला है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है? तो हिंदी भाषा के लिए पार्वती तिर्की को दिया गया है, उनके कविता संग्रह फिर उगना के लिए। फिर उगना किसके द्वारा लिखा गया? पार्वती तिर्की के द्वारा लिखा गया है, और इनको हिंदी का है जो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार भी मिला है। अंग्रेजी के लिए मिला है अद्वैत कोठारी को, उनका उपन्यास है सिद्धार्थ, जो महात्मा बुद्ध है उनके लिए सिद्धार्थ, उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम द बुद्धा, इस बुक के लिए और इस उपन्यास के लिए। नेक्स्ट, भारत की वर्षा देश पांडे को संयुक्त राष्ट्र का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये उम्र भर लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और लिंग आधारित गर्भपात को रोकने के लिए आजीवन योगदान किए। ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा ही एग्जाम में। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024-25 की बात करें तो पुरस्कार वितरण किसके द्वारा हुआ? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय। केमा एडिशन था? ये 9th एडिशन था। ठीक है। इसका थीम क्या था? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, 3R। इसमें दो चरण में दो वर्ग में दिया गया, एक सुपर स्वच्छ लीग शहर विजेता और एक जनसंख्या श्रेणी के अनुसार स्वच्छ शहर। सुपर स्वच्छ लीग शहर विजेता में 10 लाख से अधिक की आबादी में पहला जो अवार्ड मिला है वो इंदौर को, और याद रखिएगा इंदौर को रिकॉर्ड 8वीं बार स्वच्छ शहर का अवार्ड मिला है। ठीक है ना। इंदौर, दूसरा सूरत, तीसरा नवी मुंबई। 3 से 10 लाख की आबादी में नोएडा, 50,000 से 3 लाख की आबादी में नई दिल्ली, 20,000 से 50,000 की आबादी में विटा महाराष्ट्र, 20,000 से कम की आबादी में पंचगनी महाराष्ट्र, 10 लाख से अधिक की आबादी में अहमदाबाद, भोपाल, लखनऊ। हाँ, ये जो मिला है ये जनसंख्या श्रेणी के अनुसार 10 लाख से अधिक की आबादी में पहला जो नंबर मिला है वो अहमदाबाद को, दूसरा भोपाल को, तीसरा लखनऊ को। 3 से 10 लाख की आबादी में मीरा भयंदर महाराष्ट्र को, 50,000 से 3 लाख की आबादी में देवास महाराष्ट्र को, 20,000 से 50,000 की आबादी में पणजी को, 20,000 से कम की आबादी में बिल्हा, छत्तीसगढ़ का एक शहर है, उसको। चर्चित व्यक्ति के बारे में देख लेते हैं। तो गीता गोपीनाथ जो IMF में डिप्टी MD थी वो इस्तीफा दे दी हैं और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से जाकर के जुड़ गई हैं। कुछ लोगों का डेथ हो गया है। दक्षिण भारत की जो एक्ट्रेस थी बी सरोजा देवी, उनका डेथ हो गया। विश्व का सबसे उम्र दराज मैराथन धावक था फौजा सिंह, उनका डेथ हो गया। तेलुगु अभिनेता और बीजेपी के लीडर थे श्रीनिवास राव, उनका डेथ हो गया। नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी, उनका डेथ हो गया। पुस्तक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शिखर धवन वाला, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, शिखर धवन। इट्स ओके, जया किशोरी। मिडिल क्लास एंटरप्रेन्योर, दिग्विजय डी थोराट। द वॉरियर, राफेल नडाल एंड हिज किंगडम ऑफ क्ले, क्रिस्टोफर कैलक्लैरी। एक्सप्लोरिंग द पॉवर्टी क्वेश्चंस, उत्सव पटनायक। दुर्घटना अगर देखा जाए तो गुजरात में महिसागर नदी पर पुल का हिस्सा गिरने से 20 लोगों की मौत हो गई। कौन सी नदी? महिसागर। भारतीय वायुसेना का जगुआर विमान राजस्थान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, दोनों पायलटों की मौत हो गई। ढाका में वायुसेना का प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त, स्कूल परिसर पर जाकर गिरा, 20 बच्चे मारे गए। रूस का यात्री विमान चीन सीमा पर दुर्घटनाग्रस्त, 48 सवारी की मौत। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। अहमदाबाद वाला जो प्लेन क्रैश हुआ है वो देख लीजिएगा। ठीक है। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम अब पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी करने का प्रस्ताव हुआ है। ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े स्थलों के भ्रमण के लिए स्वर्णिम भारत यात्रा ट्रेन
ट्रेन ये आईआरसीटीसी इंडियन रेलवे है जो दोनों मिलकर के शुरू करने का है जो ये घोषणा किया है। ठीक है, घोषणा क्या शुरू होगी है स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े स्थलों के भ्रमण के लिए स्वर्णिम भारत यात्रा ट्रेन सेवा शुरू की गई है। भारतीय वायुसेना ने एक है जो अभ्यास किया जिसका नाम है आक्रमण। ठीक है, कहाँ किया है? तो राजस्थान के जोधपुर और बाड़मेर में भारतीय वायुसेना ने। ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंडर में नई दिल्ली में स्थित एक इंस्टीट्यूट है राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान। उसका नाम बदलकर अब सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान कर दिया गया। और स्पोर्ट्स में देखेंगे तो फीफा क्लब वर्ल्ड कप, एक फीफा वर्ल्ड कप होता है, एक फीफा क्लब वर्ल्ड कप होता है। फीफा क्लब वर्ल्ड कप जो हुआ था जिसमें डिफरेंट फुटबॉल क्लब होते हैं वो है जो पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें अमेरिका वो अमेरिका की मेजबानी में हुआ और इसमें जो जीता है, कौन जीता है? चेल्सिया क्लब जीता है, किसको हरा करके? पीएसजी को हरा करके। फीफा रैंकिंग जो फुटबॉल का है उसमें भारत का सबसे खराब रैंकिंग अभी देखने को मिल रहा है। ठीक है, 9 साल में 133वीं रैंकिंग है। नंबर 1 पे अर्जेंटीना, नंबर 2 पे स्पेन, नंबर 3 पे फ्रांस है। और एक बात याद रखिएगा कि भारत का जो खराब है जो प्रदर्शन है उसको लेकर के जो भारत के जो कोच हैं मनोलो मार्कवेज उन्होंने है जो इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, ये भी याद रखना है। भारत के जो कोच थे भारत के भारतीय फुटबॉल टीम के जो कोच थे मनोलो मार्कवेज उनका त्यागपत्र उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है। नए कौन बने हैं तो याद रखिएगा एक खालिद जमील है। खालिद जमील वो पहले जमशेदपुर एफसी क्लब के क्या थे? कोच थे। वो है जो अभी भारतीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच बन गए हैं। स्मृति मंधाना भारत की एकमात्र क्रिकेटर बन गई है, महिला क्रिकेटर जो T20 टेस्ट और वनडे तीनों में है जो सेंचुरी लगा चुकी हैं। ठीक है, आईसीसी के नए सीईओ बने हैं संजय गुप्ता। ठीक है, तमिलनाडु अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत न्यूज में था। तमिलनाडु के हरिकृष्ण एरा भारत के 87वें और नागपुर की दिव्या देशमुख 88वीं ग्रैंड मास्टर बन गई है शतरंज में। ठीक है, यानी भारत के टोटल कितने ग्रैंड मास्टर हो गए हैं? 88। इसमें से लेडीज ग्रैंड मास्टर कितनी है? 4। कितनी है? 4। पहली है जो फीमेल ग्रैंड मास्टर कौन थी? पहली भारतीय फीमेल ग्रैंड मास्टर कौन थी? तो कोनेरू हम्पी थी। अभी जो दिव्या देशमुख बनी है वो फिडे जो फिडे का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डेस एचएक्स, ये शतरंज का है जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होता है। ठीक है, तो महिलाओं का फिडे वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली महिला कौन बन गई है? दिव्या देशमुख बन गई है। ये भी याद रखिएगा। कहाँ से बिलोंग करती है दिव्या देशमुख? नागपुर से बिलोंग करती है। कहाँ से? नागपुर से। 4 है जो ग्रैंड स्लैम होता है, फ्रेंच होता है, विंबलडन होता है, यूएस ओपन होता है और ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है। 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस होता है जिसमें से विंबलडन टेनिस 2025 में पुरुष एकल का खिताब जो जीता वो यानिक सिनर जीता है। याद रखिएगा, कार्लोस अल्काराज एक्चुअली इसमें सब जीत रहा था लेकिन फाइनल में पहली बार यानिक सिनर जो है कार्लोस अल्काराज को हरा करके विंबलडन टेनिस 2025 में पुरुष का ग्रैंड स्लैम जीता है, पुरुष टेनिस का। जबकि महिला में अगर देखा जाए तो पोलैंड की इगा स्वियातेक ने अमेरिका की अमांडा अनिसिमीवा को हरा करके महिला एकल का है जो खिताब जीता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इस बार कहाँ होगा? तो जयपुर में होगा। ठीक है, तो ये थे इस बार के सितंबर 2025 के पीडी का जो भी इम्पोर्टेंट क्या है, ये सारा का सारा पीडी मैंने बहुत शॉर्ट टाइम में बता दिया है। ठीक है, और इससे ज़्यादा आएगा नहीं। तो और देखते रहिएगा 10-10 मिनट का भी 71st बीपीएससी को जो एग्जाम हो रहा है उसको लेकर के 10-10 15-15 मिनट का बहुत सारा वीडियो लाएंगे। 20-25 नंबर इन्हांस हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, वो देखते रहिएगा। अगर वीडियो लगा हो तो सब्सक्राइब और ये लाइक कीजिएगा। बाकी